बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हमने अपना 5वां हेड ऑफ इनकम शुरू करना है। नाम है उसका इनकम फ्रॉम बिजनेस, जो कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड हेड ऑफ इनकम है। सबसे ज़्यादा अगर कैलकुलेशंस या वैरायटी या लॉ जिस पे अप्लाई होता है वो इसी हेड पे अप्लाई होता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो सबसे पहले डिसाइड करना है कि बिजनेस जो है वो किसे कहते हैं। ठीक है जी। तो हम जानते हैं बिजनेस एक्टिविटी के लिहाज से कितने तरीकों से हो सकता है। आप किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, आप किसी चीज़ की ट्रेड कर सकते हैं, या आप किसी सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी। अपने प्रोफेशन को कैरी ऑन करके या अपने वोकेशन को, हुनर को कैरी ऑन करके। ठीक है जी। वोकेशनल इंस्टीट्यूट समझा होगा। वोकेशनल मतलब जहाँ कोई हुनर सिखाया जाता है। 12 नाउ इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब जो इसकी डेफिनेशन आ रही है ना, वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है और बड़ी जनरल मतलब डेफिनेशन। ठीक है, वो हर चीज में अपने अंदर शामिल कर देगी। बिजनेस इंक्लूड एनी ट्रेड, कॉमर्स, जहां पर आप चीजों की खरीदो फरोख्त कर रहे हो, मतलब इन्वेंट्री सेल कर, कॉमर्स, ई कॉमर्स, कॉमर्स। ठीक है जी। उसके बाद मैन्युफैक्चर, या आप कोई चीज बना के बेच रहे हैं। आप पान बना के बेच रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पान बना के बेच रहे हैं, आप पान मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हैं। ठीक है जी। प्रोफेशन, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, आप आवाज लगा रहे हैं गली मोहल्लों में ऑडिट करवा लो। चलो सही है, मतलब ऐसे दिन ना है, लेकिन मतलब एक बताना है प्रोफेशन। ठीक है जी। वोकेशन, आप कोई अपना हुनर फॉलो कर रहे हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, एसी वगैरह रिपेयर कर लेते हैं, इस तरह क्या मतलब चीजें। ठीक है जी। और एडवेंचर, आपको एडवेंचर, कोई पैशन फॉलो करते हैं। आपको क्रिकेट, दिन भर क्रिकेट खेलने का शौक है, तो आपको लोग बुलाते हैं, 1 ओवर खेलो, 6 छक्के मारो, इतने पैसे ले जाओ। ठीक है। हाँ, प्रोफेशन तो है, लेकिन एक तरह से उस प्रोफेशन में एडवेंचर, एडवेंचर का मतलब क्या होता है, समटाइम इट इज वन ऑफ एडवेंचर। एडवेंचर से मुराद वन ऑफ एडवेंचर भी हो सकता है। क्या मतलब, आप ये काम करते तो नहीं है, लेकिन आपसे मतलब सरप्राइजिंग भी काम हो गया। अगर आप याद करें कि आप अगर कोई वन टाइम वन या वन ऑफ ट्रांजेक्शन करें, तो ट्रांजेक्शन का साइज या ट्रांजैक्शन की फ्रीक्वेंसी ये बताती है कि वो ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं। ठीक है। तो अगर आपने कोई चीज खरीदी, बल्क में खरीद ली, इत्तफाकन पैसे पड़े थे आपके पास, और वो क्या कर दिया आपने, बेच दी, और पूरे साल में आपकी ऐसी वन ऑफ ट्रांजैक्शन है, तो उसको आप एडवेंचर कह सकते हैं। इससे मतलब आप पूरे साल में बाहर से एक कंटेनर मंगवाते हैं किसी चीज का, इंपोर्ट करते हैं, आगे फोन पे क्या कर दिया आपने, आगे सेल कर दी। इसके अलावा साल भर में आपने कोई ऐसी कोई ट्रांजैक्शन नहीं की, तो ये जो आपने वन ऑफ ट्रांजैक्शन की है, ये भी क्या है, ये एडवेंचर कहलाएगा और इन्हें इनकम फ्रॉम बिजनेस की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा। उसके बाद, या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं किसी और के लिए, कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, आप कमीशन ले रहे हैं किसी और की चीज बेचने का। ठीक है जी। या आप किसी और के लिए क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्म कर रहे हैं। क्या मतलब, जैसे कपड़ा किसका है, टेक्सटाइल कंपनी का, आपके पास क्या होने के लिए आया, आपके पास वो डाई होने के लिए आया, तो डाइंग का प्रोसेस आपके पास है, तो वो उन्होंने अपना कपड़ा डाइंग के लिए कहाँ भेज दिया, आपके पास। तो अगर आप डाइंग का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप मैन्युफैक्चर कर तो रहे हैं, लेकिन अपने नहीं, किसी और के लिए। तो मतलब हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग का कोई प्रोसेस किसी और के पास लगा हुआ। इसको एक नाम देंगे हम आगे जाके, सेल टैक्स में बोलेंगे इसको टोल मैन्युफैक्चरिंग। क्या बोलेंगे, टोल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या हुआ, किसी और की चीज है बनने के लिए आपके पास आई है, या उसका कोई हिस्सा आपके पास परफॉर्म होने के लिए आया है, तो आप ट्रेड कर रहे हैं किसी और के लिए। ठीक है जी। अगर आप कॉमर्स कर रहे हैं किसी और के लिए, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं किसी और के लिए, हैं आप डॉक्टर, हॉस्पिटल चला किसी और का रहे, आवाज नहीं आ रही, आप हुनरमंद हैं, लेकिन आप हुनर दे रहे हैं किसी और बिजनेस को। लेकिन ये जो आखिरी लाइन है,
अगर आप ये सारे काम बतौर एम्प्लॉय कर रहे हैं तो फिर आप बिजनेस नहीं कर रहे। यानी अगर ये आखिरी वाली लाइन आप ये सारे काम अगर आप कर रहे हैं अदर देन एम्प्लॉयमेंट तो फिर आप बिजनेस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब वाली एग्जाम्पल शुरू से देता पा रहा हूँ मैं आपको। डॉक्टर साहब किसी हॉस्पिटल में जॉब करने तो इनकम फ्रॉम सैलरी, तो फिर वो अपना प्रोफेशन बतौर एम्प्लॉय कैरी ऑन कर रहे हैं, यस और नो। डॉक्टर साहब शाम में क्लिनिक चलाएं तो अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो डॉक्टर साहब पहले लाइन में फॉलो कर गए प्रोफेशन। लेकिन अगर डॉक्टर साहब किसी हॉस्पिटल में ही काम कर रहे हैं, लेकिन वहां से उस हॉस्पिटल से पर पेशेंट या पर ऑपरेशन इस तरह चार्ज करते हैं, तो अब डॉक्टर साहब भी क्या कर रहे हैं, बिजनेस ही कर रहे हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। बिजनेस उनका नहीं है, लेकिन कर वो बिजनेस ही रहे। तो जब आप खुद किसी और बिजनेस को इंडिपेंडेंटली अपनी सर्विसेज देते हैं, ब्रोकरेज की शक्ल में या किसी भी तरह की शक्ल में या इस तरीके से, तो वो भी किस में आएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में। कोई मसला यहां तक या नहीं? ओके। लेकिन लास्ट लाइन के लिए इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, अगर आपको ट्रेड करने पर और कॉमर्स करने पर कमीशन अगर मिल रहा है बतौर एम्प्लॉय, तो फिर वो कमीशन इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं बल्कि इनकम फ्रॉम सैलरी है, क्योंकि वहां भी हम पढ़ चुके हैं। तो आखिरी लाइन बड़ी क्लियर है, बट डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी। तो अगर आप किसी से पूछे भाई आप क्या काम करते हैं, आपका क्या बिजनेस है, तो बिजनेस तो एक जनरल सेंस है ना, आप अपनी आपकी क्या दिन भर की मसरूफियत है। मैं फारिग बैठता हूँ, ये मेरी मसरूफियत है ना भाई, तो ये मेरा बिजनेस है। आप अपने काम से काम रखें, मुझे फारिग बैठने दें। ठीक है ना। कुछ लोगों को फारिग बैठने के पैसे मिलते, प्रेसिडेंट हमारे मुल्क के, ध्यान रखें। ठीक है जी। प्रेसिडेंट आप बन जाए, यकीन करें आप अपने आप को इंतहाई फारिग समझें। आएंगे महीने महीने बिल आएंगे आपके पास वो एक्ट बनने के लिए, साइन करने के लिए, वो आप अपने झगड़ा तय करने आपस में तक बोले, आप बोलेंगे हाँ भाई मामला तय हो गए, करने साइन, चलो मैं ऑटोग्राफ देता हूँ, ले जाओ। ठीक है जी। नेशनल बैंक वाला क्या, वो तो जाहिर सी बात है, उससे भी ज्यादा फारिग बैठना है। चले 12। अच्छा अब ये समझने वाली कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक कुछ कॉन्सेप्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान में रखना है हमें, और ध्यान में रखते हुए हमें आगे चलना है। अब मसला ये है कि अगर एक शख्स कहता है जी ट्रेड लफ्ज आ गया इनकम फ्रॉम बिजनेस की डेफिनेशन, तो मैं ट्रेड करता हूँ, सवाल है आप किस चीज की ट्रेड करते हैं। तो ट्रेड जिस चीज की करते हैं वो इन्वेंट्री होनी चाहिए। अगर वो इन्वेंट्री नहीं है तो फिर आपकी ट्रेड इनकम फ्रॉम बिजनेस में फॉल नहीं करेगी। सर मिसाल दें इसकी, मिसाल है सर इसकी कैपिटल एसेट, शेयर्स। अगर एक बंदा बोलता है मेरा कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि मैं शेयर खरीदता हूँ बेचता हूँ, यानी मैं शेयर्स की ट्रेड करता हूँ, तो उसका ओपिनियन है कि उसकी शेयर्स की ट्रेड करना इनकम फ्रॉम बिजनेस है उसके लिए। तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि शेयर्स फॉल कर गए कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में, और इन्वेंट्री एक्सक्लूड हो गई कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से। बात समझ रहे हैं या नहीं? तो ट्रेड का लफ्ज एप्लीकेबल किस पर है, इन्वेंट्री पर। ठीक है जी। तो अगर आप इन्वेंट्री बेच रहे हैं तो फिर तो आपकी जो ट्रेड है, या इन्वेंट्री आप किसी और की बिकवा रहे हैं उसमें कमीशन कमा रहे हैं, तो भी अब आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। लेकिन अगर आप शेयर्स की खरीदो फरोख्त करते हैं तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं है। अगर आपका पूरा दिन सुबह से लेके शाम तक कहाँ गुजरता है, स्टॉक एक्सचेंज में, तो आप जो पैसा कमा रहे हैं वहां पर शेयर्स की खरीदो फरोख्त के जरिए, वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक बंदा कहता है जनाब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं फारिग बैठा हूं। क्यों भाई, क्यों फारिग बैठ रहे हो? मेरा बिजनेस है, मैं प्रॉपर्टी खरीदता हूँ रेंट देता हूँ। क्या करता हूँ? प्रॉपर्टी खरीदता हूँ रेंट पर देता हूँ। क्या करता हूँ? मेरे पास तो रेंट आता रहता है, ऑटोबार में मेरी 7-8 प्रॉपर्टी है, वहां से मुझे लाखों रुपए मिल जाते हैं महीने के।
ठीक है जी। हाँ, बारबी टू नाइट बेटा 12 लाख रुपए पर मंथ रेंट पे गया, बताया मैंने आपको शायद। पर आज एक जो ई कॉमर्स क्या कहते हैं ग्रुप है उसने ले लिया उसको रेंट। ठीक है, एक्सट्रीम कॉमर्स के नाम से। जब इसके 3-3 मंजिला इमारतों के 12-12 लाख रुपए रेंट होंगे तो क्या होगा। ऑनर के तो ऑनर जबरदस्त चल रहा है ना, बेहतरीन, जिसने बना लिया प्रॉपर्टी। बाकी बिजनेस ही चल रहा है मसला ही। ऑनर जो प्रॉपर्टी का मालिक है उसके मजे चल। बहरहाल, तो बताने का मतलब क्या है, तो अगर कोई ये ओपिनियन रखता है कि नहीं नहीं मेरा मेरा तो बिजनेस ही क्या है, तो ये जो प्रॉपर्टी खरीद कर रेंट पे देना है कहीं भी इनकम फ्रॉम बिजनेस की डेफिनेशन में कवर नहीं है। तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी से रेंट कमाना बतौर ऑनर ये कौन से हेड में जाएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरा काम ही यही है, इसके अलावा मैं कोई और काम नहीं करता, लिहाजा इसको मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस ट्रीट होना चाहिए। ठीक है जी। सर एक पॉइंट आपने ऐसा बताया था कि अगर इंटरेस्ट इनकम कोई आम बंदा कमाए तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, बैंक कमाए तो वो भी तो सर इनकम अदर सोर्स में कवर हुआ है, तो फिर बैंक के लिए वो इनकम फ्रॉम बिजनेस कवर कैसे होगा। तो वो मैं कवर नहीं करूंगा, ये लॉ खुद कवर करेगा, मेरे ओपिनियन से नहीं हो रहा। वो लॉ ने बोल दिया बैंक के लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस है तो बैंक के लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस है। हाँ, अगर लॉ इस पे क्या रहता खामोश, तो हम बोलते हैं हमारा ओपिनियन नहीं चलेगा, जो लॉ बोल रहा है वो चलेगा, पर बैंक के लिए भी क्या बन जाती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो जो चीज जिस हेड में कवर है उसको उसी हेड में रहने दें। ये बात समझ में आती है बेटा या नहीं। तो पहली बात, कमीशन किस कैपेसिटी में रिसीव हो रहा है, एम्प्लॉय वाली कैपेसिटी में या अदर देन एम्प्लॉय इंडिपेंडेंटली। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस, अदरवाइज इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है जी। ये सारी बातें हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। लिखा हुआ क्या है, एज वन कैन सी दैट द डेफिनेशन ऑफ इनकम इज इंक्लूसिव एंड वेरी जनरल इन नेचर, commercial sense is therefore applicable as to what activities fall within the ambit of this head of income. हाँ, नहीं, प्रॉपर्टी डीलर और जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस, उनके लिए वो क्या है, इन्वेंट, मैंने कहा अगर चीज आपके लिए डिफाइन होता है बताओ इन्वेंट्री, तो क्या है, वो कैपिटल एसेट नहीं है ना, क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी को इन्वेंट्री बोल रहे हो तो फिर वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से क्या हो गई, एक्सक्लूड हो गई। जब आओ आपके सामने, तो डेवलपर्स के लिए और बिल्डर्स के लिए वो इन्वेंट्री है, तो फिर उनकी उनकी जो इनकम है इनकम फ्रॉम बिजनेस है। However, ये वाली बात जो मैंने देखी, however, taxpayer is of the view that he is involved in an which is his business activity, but the same is specifically covered under any other head of income as per income tax ordinance. Then of course legal provisions would prevail over his opinion. अभी वाली बात जो बताई वही बात है, अगर टैक्स पेयर के ओपिनियन के हिसाब से उसका काम क्या है, शेयर्स बेचना और खरीदना, वो कहता है ये मेरा बिजनेस है, इसको इनकम फ्रॉम बिजनेस माना था, हम बोलेंगे आपका ओपिनियन नहीं चलेगा, लॉ चलेगा, लॉ के हिसाब से ये इन्वेंट्री नहीं है, ये क्या है, कैपिटल एसेट है। तो लिहाजा आपका शेयर खरीदना बेचना भले सुबह शाम का काम हो, तो ये आपके लिए भी कैपिटल एसेट ही कहलाएगा और होने वाला गेन कैपिटल गेन ही कहलाएगा। इसका आप हेड ऑफ इनकम चेंज नहीं कर सकते, आपका ओपिनियन नहीं चलेगा, लॉ चलेगा, लीगल प्रोविजन प्रीवेल करेगा, आपका ओपिनियन प्रीवेल नहीं करेगा। एक टेनेंट जो प्रॉपर्टी यूज कर रहा है और अगर टेनेंट वही प्रॉपर्टी आगे किसी और को रेंट पे दे दे तो बेटा इसको हमने सब लेटिंग के नाम से पढ़ लिया था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। यस और नो बताओ। उसके बाद एग्जाम्पल इज परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स which are capital asset as per definition given in the ordinance and therefore this would be taxable under the head capital. ठीक है। उसके बाद section 18 of the ordinance explains the scope of this head of income. अब ये section 18 जो इस head का scope बताने लगा।
द फॉलोइंग इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर other than income exempt from tax under this ordinance shall be chargeable tax under head income from business. अगर किसी की इनकम फ्रॉम बिजनेस एग्जेम्प्ट तो फिर एग्जेम्प्ट है, बच गया, नहीं एग्जेम्प्ट तो फिर वो टैक्सेबल है। यानी ये जो एक्टिविटीज है इस हेड में टैक्स होंगी, कौन से हेड में? द प्रॉफिट्स, आवाज नहीं आई, एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस, बिजनेस के प्रॉफिट्स और बिजनेस के गेन्स, आवाज ही नहीं है। बिजनेस के प्रॉफिट्स कैसे होते हैं? बिजनेस को प्रॉफिट चीजें बेचकर। गेन्स कैसे होते हैं? इनकम के थ्रू, इंटरेस्ट इनकम। लेकिन इंटरेस्ट इनकम तो क्या हो जाएगी? अदर सोर्स में चली जाएगी, यस और नो। इसके अलावा ऐसे कौन से गेन्स हैं जिसको हम इनकम फ्रॉम बिजनेस बोलकर आ चुके हैं? पर गेन ऑन डिस्पोजल, क्योंकि आप जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको आपने टैक्स में क्या नाम देना है? डेप्रिशिएबल एसेट। तो डेप्रिशिएबल एसेट भी कैपिटल एसेट नहीं है, तो उनपे होने वाला गेन इनकम फ्रॉम बिजनेस है। ख्याल रखिएगा इस बात का। वो बिल्डिंग जो फैक्ट्री बिल्डिंग है, अगर वो आप डिस्पोज ऑफ करते होने वाला गेन कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है। क्यों? बिल्डिंग इज व्हाट? वो फैक्ट्री बिल्डिंग क्या है? कैपिटल एसेट है, डेप्रिशिएबल एसेट है। तो डेप्रिशिएबल एसेट को डिस्पोज ऑफ करके जो गेन होगा वो इनकम फ्रॉम बिजनेस कहलाएगा। The profits and gains of any business carried on by a person at any time in the year, by a person, चाहे वो कोई इंडिविजुअल चला रहा हो, चाहे एओपी, चाहे कंपनी, एनी टाइम इन द ईयर, साल के किसी भी हिस्से में। तो अगर साल के किसी भी हिस्से में आप वन टाइम इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, बाकी पूरा साल फारिग बैठे हुए, तो वो आपकी वन ऑफ एक्टिविटी, वन ऑफ एडवेंचर, क्या? वन ऑफ एडवेंचर, वन ऑफ मतलब अकेली ट्रांजैक्शन, वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस। नंबर 2, एनी इनकम ड्राइव बाय ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू इट्स मेंबर। वो इनकम जो एक क्लब कमा रहा है, आवाज ही नहीं आ रही है, वो इनकम जो एक क्लब कमा रहा है, कैसे? चीजें बेचकर, ठीक है जी, या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करके, किसको? अपने मेंबर्स को, ठीक है जी। आई कैप क्या है? क्लब है। सर क्लब तो क्या होता है? नॉन प्रॉफिट। एक जुमला ऊपर पढ़कर आया सर, द फॉलोइंग इनकम्स ऑफ अ पर्सन फॉर अ tax year other than income exempt from tax under this ordinance shall be chargeable tax under head income from business. ICAP एक नॉन प्रॉफिट, ICAP एक क्लब है, उसके क्या है? मेंबर्स है। तो क्या ICAP मेंबर्स को पब्लिकेशन नहीं बेचता? ICAP अपने स्टूडेंट मेंबर्स को एग्जामिनेशन की बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। ICAP में कैंटीन भी बनी हुई है, वहां पे कॉफी, चाय वगैरह वगैरह ये चीजें मिलती हैं वगैरह, इस तरीके से। तो मतलब एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चले जाएं, किसी और क्लब को देख लें आप, तो वहां पर भी सारी सहूलतें मिलेंगी आपको, वो चीजें बेचते भी हैं। तो एक क्लब की इनकम भी क्या हो सकती है बेटा? टैक्सेबल हो सकती है, अनलेस के उस क्लब ने क्या किया हो? एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई किया हो। मतलब जैसे आईकैप की इनकम जनरल टैक्सेबल, लेकिन अगर आईकैप को लॉ ने क्या दी हुई? एग्जेम्पशन के किसी बुनियाद पर उसने क्या क्लेम की? एग्जेम्पशन, तो फिर उसको अपनी इनकम पे टैक्स देने की जरूरत नहीं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। एनी इनकम फ्रॉम द, आवाज नहीं आ रही, देखो यार, एनी इनकम फ्रॉम हायर और लीज ऑफ, लफ्ज पढ़ना है, लफ्ज पढ़ना है, टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज लीजिंग बिजनेस। क्या मतलब बेटा? गलती मत करना, गलती मत करना। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी की लीज की बात करें, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की लीज कहाँ कवर हुई? लीज मतलब रेंट पे देना, कहाँ कवर हुआ? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो अगर बिल्डिंग रेंट पे दी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, आवाज नहीं है बेटा। अगर जमीन रेंट पे दी, और अगर जमीन और बिल्डिंग रेंट पे दी अदरवाइज देन ऑनर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अच्छा जी, अगर बिल्डिंग अलॉन्ग विद प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे दिया तो इमूवेबल प्रॉपर्टी तो कवर नहीं, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंट तो कवर नहीं हुआ, किसका कवर हुआ? मोबाइल पर। मतलब क्या आप, नहीं व्हीकल तो बड़ी आसान सी बात है, हम जरा ब्रॉड सेंस में जाए ना, जरा इसका देखें, हम वहां वहां जाए जहां जहां का हमने सोचा भी दिमाग में आ भी हमारे। रेंट ए कार बोलना तो
आसान बात हो गई कि कार रेंट पे ले ली, ठीक है ना, ये रेंट का बिजनेस हो गया, ठीक है। लेकिन बात बड़ी सिंपल सी है, आप कोई इवेंट करवाते हैं, उसमें डेकोरेशन का सामान, कुर्सियां, क्या कहते हैं, शामियाने, हाँ, क्या ये सामान आप रेंट पे नहीं लाते? क्या ये मूवेबल आइटम है? तो इस ये जो इसमें रेंट पे दिया है वो क्या कमा रहा है? इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो डेकोरेशन वाला क्या कमा रहा है भाई? किराए पे देके इनकम फ्रॉम बिजनेस। कोई पंखे किराए पे दे रहा है, कोई लाइट्स किराए पे दे रहा है, ये सब चीजें बिक रही है, किराए पे नहीं बिक रही? चलें और आगे बढ़ते हैं। एक लाइब्रेरी बनी हुई है, वो किताबें किराए पे देता है, तो किताबें क्या हुई? मोबाइल एसेट्स। किस पे दे रहा है? वो रेंट पे दे रहा है, तो वो क्या कहलाएगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस। चले और आगे चले जाए, माजी में सलमान पहुंच गया वहां पर। माजी में गली मोहल्लों के अंदर वीडियो कैसेट की दुकानें खुली हुआ करती थी, पता नहीं आपने, ठीक है जी। तो एक जमाना था पाकिस्तान में वीसीआर का जमाना, वो जो कौन थे, इमरान भाई थे, उनको भी कंपनी ने टीवी और वीसीआर दिया हुआ था। तो एक जमाना था वीसीआर का जमाना, तो वो किराए पे कैसेट लाकर फिल्म लोग देखा करते थे, ठीक है जी। तो वो 10 रुपए किराया देकर फिल्म देख रहे हैं। फिर उसके बाद सीडीज आ गई, डीवीडीज आ गई, सोन, ठीक है जी। जैन बोला रेंट ए कार, भाई रेंट ए कार से तुम गुजर गए बेटा। तो वो जो गली मोहल्लों में जो वीडियो सेंटर्स खुले हुआ करते थे, उनकी जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस है। बड़ी बेहतरीन बात बोली भाई, वो सर गली मोहल्लों में साइकिल वाले भी होते हैं, वो साइकिल रेंट पे दे दी और साइकिल रेंट पे लेके आप चले गए। ठीक है ना? तो वो साइकिल पे जो रेंट पे दे रहा है बंदा, उसकी भी इनकम क्या है? इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है बेटा। पंचर वाला पंचर लगा रहा है, वो वोकेशन कंटिन्यू कर रहा है ना बेटा अपना, इनकम फ्रॉम बिजनेस। मतलब ऐसे करो ना, रिकॉर्डिंग खराब ना उसके। अभी जहर होता क्या होता, परेशान होता बेचारा, वहां दूर से आवाज। अभी बिलाल भी क्लास में आ गया, देखो पहले इसका मूड नहीं था क्लास में आने का, अचानक से आ गया। उसके बाद नेक्स्ट वन, द फेयर वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और perquisite, whether convertible into money or not, derived by a person in the course of or by virtue of past, present, prospective business relationship। अच्छा ओके, कोई मसले वाली बात नहीं, आसान बात। आपने बिजनेस बंद कर दिया, माजी में आपका बिजनेस था, आज बिजनेस नहीं। माजी में जब आपका बिजनेस था तो आपने एक बेड डेट रिकॉर्ड की, क्या रिकॉर्ड की? रिकॉर्ड कर ली थी। वो जो साहब बेड डेड हुए थे, इस साल वो हज पे जा रहे, इस साल वो हज पे जा रहे। या तो उनका ईमान जाग गया, तो वो आ गए दरवाजे पर आपके, बोले भाई ये आपके पैसे थे, मेरे पास अमानत थे, मतलब मैं दे नहीं पा रहा था, फला वाला मसला कोई ना हो गया था, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ हज पे जाने से पहले आपके पैसे आपको वापस कर। तो आज आपको पैसे वापस कब मिल रहे हैं? जब बिजनेस है या बिजनेस नहीं है? तो क्योंकि मिल तो बिजनेस की वजह से रहे ना, तो ये भी इनकम फ्रॉम बिजनेस। अच्छा जी, हाजी साहब खुद नहीं आ रहे, आपको पता लग गया फला हाजी साहब फोन पे आ रहा है, आपने फोन घुमाया, देखो अब तो हज पे जा रहे हो, अब तो मेरे पैसे दे दो। तो आपने गलत जगह के बेड डेट रिकवर करने की कोशिश की, तो उन्होंने बोला देखो यार कानून तुम पढ़ लो तो टाइम पार हो। ठीक है, चले बाहर। आपने बोला मैं रूहानी बातें कर रहा हूँ, तुम जो है कानूनी बातें कर रहे हो। चलो ठीक है, बोला यहाँ तो टाइम पार हो गया, वहां तो टाइम पार नहीं हो गया ना, जज्बाती। बस ये सुनते ही जो है ना हाजी साहब का ईमान जाग गया, लेकर आ गया पैसे, और वो पैसे लेकर आ गए, आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस बन गए, टैक्स पे करें शराफत से इसके ऊपर। ठीक है जी। अच्छा उसके बाद आपने इसकी एग्जाम्पल बहुत सारी है, हमारे मुल्क में बड़ा आसान है, आप कर्जा लें, खा दें, वापस ना करें, कर्जा नहीं खा जाए, ठीक है ना भाई। हमने कर्जे माफ करवाए ना, मतलब बड़े बड़े, यही बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने फैक्ट्री लगाई, अपनी हुकूमत में अपनी फैक्ट्री लगाई, अपनी हुकूमत में रहते हुए बैंक से कर्जे लिए,
फिर हुकूमत में रहते हुए क्या करवा लिया, माफ करवा लिया, पर हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास तो पैसे देने के। तो ये होता है भाई। मुशर्रफ दौर के अंदर बता देते हैं, मुशर्रफ दौर के अंदर क्रेडिट कार्ड बहुत चलता था। परवेज मुशर्रफ के दौर में इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत था पाकिस्तान में, उसमें एक चीज बड़ी चली थी, क्रेडिट कार्ड। हालत ये हो गई थी कि क्रेडिट कार्ड बनवाने वाले एजेंट्स कहते हैं, ये जो आपका क्या कहते सिग्नल होता है ना, यहाँ भी खड़े होते, अगर आपकी गाड़ी रुकी सिग्नल पर, आपको बोलेंगे सर क्रेडिट कार्ड बनवा लें। इतना कॉमन, मतलब बगैर किसी तस्दीक के क्या बन रहा था, क्रेडिट कार्ड बन रहा था। लोगों ने बोला अच्छा भाई 40 दिन तक जो है वो मतलब खरीदें, 40 दिन बाद पेमेंट करनी पड़ेगी, वो तो हम बाद में देखेंगे, बोले खरीदारी तो करें, शॉपिंग तो करें। तो लोगों ने बनवाना शुरू कर दिया क्रेडिट कार्ड। वो एजेंट का कमीशन बन रहा था, उनको क्रेडिट कार्ड का कमीशन बनना शुरू हो गया। इनका अलग काम हो गया, उनका अलग काम हो गया। यहाँ लोगों ने ज्यादा शॉपिंग की, पैसे पेमेंट वगैरह की नहीं। फिर अब बैंक पीछे पड़ गया, भाई लाओ पैसे निकालोगे वो। तो बैंक क्रेडिट कार्ड बेचते वक्त आवाज कुछ और होती है, और रिकवरी के वक्त कोई और किस्म की आवाज होती है। ये बैंक का उसूल है। रिकवरी डिपार्टमेंट अलग किस्म का होता है, उसमें अलग किस्म के बंदे उन्होंने हायर किए होते हैं, ठीक है। उनको छुपा के रखा था उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पर। वो निकल के उसी वक्त आते हैं जब आपने पैसे नहीं दे दिए होते, ठीक है, समझे बात को है। तो बहरहाल बताने का मतलब यही है। तो अब जाहिर सी बात है, लोगों ने क्रेडिट कार्ड बनवा लिए, पैसे वाकई उनको देने के लिए नहीं थे, ऐसे शौक से बनवा लिए, एडवेंचर में बनवा लिए। अब वो डिफॉल्ट कर गए, तो बाकायदा यही जिन्होंने कमीशन लेके बनवाया था, स्कीम आई स्टेट बैंक की तरफ से कि जो बंदा अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवा दे उसका कर्जा क्या बैंक में हो जाए। तो जो इंसॉल्वेंट नहीं था वो भी अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवाता। कैसे? एजेंट आता उसके पास, बोलता भाई मुझे ये करना है काम, तो वो कितना अमाउंट है, कर देगा 10 लाख रुपए, 5 लाख मुझे दो, बाकी 5 लाख तुम्हारे माफ, इंसॉल्वेंट, खत्म। तो हमने बतौर कौम जो है वो बड़े बड़े कारनामे किए हैं, हुक्मरान अकेले थोड़ी है, मतलब हम में से ही तो हैं, और कौन है, ठीक है ना। चले भारत, इस तरह आपने लोन लिया था, आपने लोन लिया था अपने एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉयर ने माफ कर दिया, परक्विजिट सैलरी का पार्ट बन गया। आपने लोन लिया था बैंक से बिजनेस के मकसद की, किसी डेप्रिशिएबल एसेट को खरीदने के लिए, बनाने के लिए, या बिजनेस की वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए, सारा बिजनेस पर्पस कहलाएगा ना, यस और नो। तो फिर बाद में अगर वो लोन पे ना कर सके तो आपकी जेब से आउटफ्लो नहीं हुआ। तो अगर देखो, लोन रिसीव करने की एंट्री कैश या बैंक डेबिट, लोन क्रेडिट, और लोन वापस करने की एंट्री बैंक क्रेडिट, लोन डेबिट। तो लोन अगर डेबिट हो रहा है बगैर आउटफ्लो हुए, यानी कर्जा आपसे उतर रहा है, माफ हो रहा है बगैर आउटफ्लो हुए, तो क्या करेंगे? ऐसी लायबिलिटी जो आपने पे ऑफ नहीं की, वो लायबिलिटी डेबिट हो रही है लेकिन कैश या बैंक क्रेडिट नहीं हो रहा, तो क्या क्रेडिट होना चाहिए? इनकम। क्या क्रेडिट होना चाहिए? इनकम। तो ऐसा कर्जा जो आपने बिजनेस के लिए लिया था और जो कि बैंक ने क्या कर दिया, आपको माफ कर दिया, किसी स्कीम के तहत ऐसी कोई स्कीम आई हो, तो फिर वो कर्जा भी आपकी क्या बन जाएगा? इनकम बन जाएगा। और वो कौन से हेड में जाएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस, क्योंकि वो बिजनेस के लिए लिया गया। समझ में आ रही है बात? ये उसके बाद एनी मैनेजमेंट फी ड्राइव बाय द मैनेजमेंट कंपनी इंक्लूडिंग मुदारबा मैनेजमेंट, जो फंड मैनेजमेंट कंपनी होती है, जो फीस वो चार्ज करती हैं, वो फीस भी उनके लिए क्या है? इनकम फ्रॉम बिजनेस। उसके बाद ये आपके सामने वो पॉइंट आ रहा है जिसके तहत हम क्या कर रहे हैं, बैंक की इंटरेस्ट इनकम को इनकम फ्रॉम बिजनेस बोलते हैं। क्या बोल रहा है पॉइंट? एनी प्रॉफिट ऑन डेट ड्राइव बाय अ पर्सन वेयर द पर्सन्स बिजनेस इज टू ड्राइव सच इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये बात उसने कैपिटल गेन के लिए नहीं बोली, ये बात उसने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लिए नहीं बोली, ये बात बोली तो किसके लिए बोली? प्रॉफिट ऑन डेट। अगर ये बात ना बोलता तो फिर बैंक के लिए भी इंटरेस्ट इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बन जाती। लेकिन ये बात सिर्फ किसके लिए बोली जा रही है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए। इसका मतलब ये हुआ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए इनकम क्या है? इनकम फ्रॉम बिजनेस। किसके लिए? बैंक के लिए। फिर पढ़ ले, एनी प्रॉफिट ऑन डेट
डेट मतलब कर्जा, कर्जे पे प्रॉफिट मतलब इंटरेस्ट, ड्राइव बाय अ पर्सन, वेयर द पर्सन्स बिजनेस इज टू ड्राइव सच इनकम shall be taxable under the head income from business and not under the head income from other source. उसके बाद it means that interest income of a financial institution banking company is taxable as business income. कोई मसला भाई यहां तक? अच्छा जी, उसके बाद इंडिविजुअल पर्सन आमतौर पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नहीं होता, लेकिन हम देखते हैं कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उनका काम ही क्या होता है, कर्जा देना, ठीक है, और अपने पास कुछ चीज गिरवी रख लेना। ऐसे लोग माजी में हुआ करते थे, अभी तो प्रेजेंट में तो ऐसे लोग मुश्किल है। नहीं, वो जो ऐसे बैठे होते हैं ना, हिसाब किताब लेके बैठे होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बनिया 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 बोलते हैं, मुंशी बोलते हैं, मुंशी तो हिसाब किताब बोलते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं, ब्याज लेते हैं, ब्याज, वो तो ब्याज तो सूद को कहते हैं ना, लेकिन उस बंदे को क्या बोलते हैं, बनिया कहते हैं। तो बनिया जो है वो क्या करता है, अपना एक ऑफिस बना के बैठा होता है, उसमें उसके बाद हिसाब किताब के टोकरे खुले होते हैं और लोगों के नाम लिखे होते हैं, किसको कितना कर्जा दिया, और उसका कितना सोना या कोई भी उसके पास गिरवी रखी है। तो जाहिर सी बात है वो एक छोटा सा बैंक है, तो वो जो कर रहा है वो उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस। अगर आपको बैंक देखने हैं इंडिविजुअल लेवल पर, आप देखने अगर आप शाही बाजार ये सब निकल जाए, तो आपको वैसे नहीं टेबल लेके बैठे होंगे, फिर बॉन्ड रखे होंगे और वो मनी एक्सचेंज कर रहे होंगे इस तरह, एक तरह से वो भी बैंकिंग बैंकिंग की तरह सर्विस दे रहे होते हैं। तो रिवाज कम हो गया इजी पैसा वगैरह आने की बिना पर, लेकिन माजी में आपको दिख सकता है ऐसे लोग जो सड़कों पर बैठा करते थे, टेबल लगा कर उसमें मुख्तलिफ किस्म के बॉन्ड लेके बैठा करते थे, या पैसों को एक्सचेंज किया करते थे, या नए नोट कमीशन रख के आगे दिया करते थे। नहीं, तो ये 1000 रुपए के, मतलब अगर आप नए नोट लेते हैं, 10 रुपए के नोट ईद पर, या 100 रुपए का नोट, तो ये क्या होता है, ये क्या मामला होता है? मतलब 10 रुपए के अगर आप 100 नोट लेंगे, गड्डी होगी उसकी, कितने रुपए होंगे टोटल? 100 रुपए होंगे, 1000 होंगे, 10,000 रुपए होंगे ना। इस वाली गड्डी कितनी होगी, 1000 रुपए की। ओके, और कितने की मिलती है? हाँ, ये मैं असल में ये बात सुनना चाह रहा हूँ, यानी वो 1000 रुपए की जो, वो जो फ्रेश नोट्स का जो बंडल है, वो आपको 1000 का नहीं मिल रहा, बल्कि 1100 का मिल रहा है। ये 100 रुपए इंटरेस्ट, ये 100 रुपए इंटरेस्ट है, बता रहा हूँ मैं, क्योंकि शरीयत के अंदर उसूल ये है कि अगर कोई चीज किसी चीज के बदले एक्सचेंज होगी और वो सेम शे है, मतलब गोल्ड के बदले गोल्ड, खजूर के बदले खजूर, चांदी के बदले चांदी, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, वजन वैल्यू क्या होगा, सेम। आप उसको बराबर, अगर आप उसको अगर आप उसको कम करेंगे तब भी सूद है, बढ़ाएंगे तब भी सूद है। तो डिस्काउंटिंग भी इंटरेस्ट है, कंपाउंडिंग भी इंटरेस्ट है, दोनों सूत्रों के अंदर। तो बड़े मजे से हमारे यहाँ ईद पे लोग ये काम कर रहे होते हैं और उनको पता भी नहीं होता। एक बार एक बंदे को मैंने बताया तो वो हैरान हो गया, बोला मुझे तो पता ही नहीं है ये भी इंटरेस्ट होता है क्या। वो समझ रहा है कि वो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट की तरह उसको बेच रहा है। अलग अलग चीज हो तो फिर तो ट्रेड हो जाएगी ना बेटा। ओके नाउ प्लीज 1.3 आप पढ़ें और बताएं क्या, जल्दी से कोई। जी राशिद नहीं पढ़ना, 1.3 पढ़ लिया, फिर
पढ़ लिया आपने 1.3? अच्छा हाँ जी, देखिएगा जरा क्या लिखा हुआ है। आप मुझे बताइए, क्या अकाउंटिंग में आप रीवैल्यूएशन सरप्लस को इनकम मानते हैं? क्या उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनाते हैं? हाँ, लेकिन बना तो सकते हैं ना, एक कैसे बना सकते हैं, कब? नहीं देखो गलत बात होगी, अभी मैं वहां गए आप उससे पहले चले गए, नहीं वो भी नहीं। जब अगर आपने उसको डाउनवर्ड रीवैल्यू किया हो टू द एक्सटेंट ऑफ HC, आप उसको अपवर्ड तो फिर उसमें इनकम आ रही है नहीं आ रही? इसका मतलब हो सकता है कि आपने सरप्लस को इनकम बनाया, हो सकता है ना भी बनाया। टैक्स बोलता है कि हम एसेट की इम्पेयरमेंट को और रिवर्सन को नहीं जानते, नहीं मानते। ये सारी कहानी आप अकाउंटिंग का रखो, हमारे पास लेके मत आओ। हम बोलते हैं एक ही तरीका फॉलो करो बस, ठीक है? यानी एसेट की जो कॉस्ट है उसके हिसाब से आप उसको डेप्रीशिएट करो बस। ये वाली बहस वहीं रखो जाके, IFRS वहां अप्लाई करो अपने पास। हम हमारे पास जब टैक्स का कानून हो तो ये वाली कहानी मत करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर कोई इम्पेयरमेंट लॉस अगर चार्ज किया है तो वो अकाउंटिंग के लिहाज से लॉस है, टैक्स उस लॉस को नहीं मानता, तो क्या करना पड़ेगा? उस लॉस को ऐड बैक, तो लॉस ऑफ इनकम भी इनकम बन गया। आवाज नहीं आ रही बेटा? अगर आपने कोई रिवर्शन इनकम रिकॉर्ड की हुई इनकम जिसका इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया, तो टैक्स उसको इनकम नहीं मानता। क्या कर देंगे आप? उसको लेस करवा देंगे। अच्छा जी, अगर आपने रीवैल्यू करने के बाद चार्ज की है इंक्रीमेंटल, मतलब जो डेप्शन चार्ज की है उसमें डेप्शन क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है, तो इस पे मैं बहस ही नहीं करूंगा। टैक्स सिरे से अकाउंटिंग डेप्शन को मानता ही नहीं। अकाउंटिंग डेप्शन जो भी होगी वो टैक्सेबल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए क्या हो जाएगी? एड बैक हो जाएगी। अच्छा, अब आप इस बात को समझ नहीं पा रहे, एक वैल्यू जूम कर लें। मिसाल के तौर पर आप बोले 100 रुपए हमारा रेवेन्यू, 100 मिलियन, उसमें 40 रुपए हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बोले 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 ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 60 रुपए। उसमें 20 रुपए हमारे सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस, कितना आंसर आया? 40 रुपए। उसके अंदर 5 रुपए आप फाइनेंस कॉस्ट लगा दें, कितना बचा? तो जो आपने ऊपर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो लेस की उसमें आपने डेप्शन भी लेस की ना। मान लें उस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 3 रुपए की जो अमाउंट है, 3 मिलियन का जो अमाउंट है वो आपकी इस साल की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हो सकती है, सेलिंग एंड। तो क्या करते हैं आप, जो आपने अकाउंटिंग प्रॉफिट निकाला है टोटल कितने का? 35 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट नहीं है। 35 ना, 35 सुन ना। अब आप क्या करें? सबसे पहले इसमें एड बैक करवाएं, कितनी? 3 मिलियन। ये बैलेंस क्या हो गया? फर्स्ट करें आपने 2 मिलियन की इम्पेयरमेंट भी चार्ज की है, तो वो एड बैक करवा दे, कितना हो जाएगा? 40 एंड सो ऑन, इस तरह। तो हम कर ये रहे होंगे कि हम जब इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करेंगे तो हम अकाउंटिंग प्रॉफिट को कन्वर्ट करेंगे किसमें? टैक्सेबल प्रॉफिट में। तो कन्वर्ट करने के दो वे हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब कैश फ्लो की तरह, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब समझे नहीं बात? जैसे डायरेक्ट वहां पे बोला था सीधा वो वाला प्रॉफिट निकाल लो जो कैश बेस्ड प्रॉफिट है, और इनडायरेक्ट वे अक्रूवल बेस्ड प्रॉफिट को कन्वर्ट कर दो किसमें? कैश बेस्ड प्रॉफिट। वही कॉन्सेप्ट यहां पर है। डायरेक्ट मतलब आप रेवेन्यू में से सिर्फ वही एक्सपेंस लेस करो जो टैक्स लॉ क्या करता है? आपको अलाउ करता है। आवाज ही नहीं आ रही? तो डायरेक्ट क्या मिल जाएगा आपको? टैक्सेबल प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालने की जहमत ही ना करो। इनडायरेक्ट वे नहीं, नहीं, अकाउंटिंग प्रॉफिट को कन्वर्ट करो किसमें? टैक्सेबल प्रॉफिट। कैसे? उन तमाम एक्सपेंसेस को रिवर्स करके जिसको टैक्स अलाउ नहीं करता, और अगर उसके बदले कोई और चीज अलाउ करता है तो उनको क्या कर देंगे? आप क्लेम कर देंगे। तो इस तरह हमने यहां से आज सीखना है कि हम अकाउंटिंग प्रॉफिट को टैक्सेबल प्रॉफिट में कन्वर्ट कैसे करते हैं। यूजुअली इनडायरेक्टली करते हैं, यानी हमें अकाउंटिंग प्रॉफिट दिया होता है बिफोर टैक्स। सबने एचसीए बनाई हुई है ना भाई, IAS 1 वाली बनाई हुई है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब समझ में आता है ना? टैक्स एक्सपेंस माइनस करने से पहले वाले, उसको कन्वर्ट करें किसमें? देखो किसी भी क्वेश्चन में आपने टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट नहीं किया, कैलकुलेट दिया गया है, वो कैलकुलेट करना आप यहां सीख रहे। समझ रहे हो बात? यार
अब लिखा हुआ क्या आ गया, क्या कहता है भाई, रियल प्रॉफिट्स आर टैक्सेबल। हाँ जी, अकाउंट देखो समझना बात को, बड़ा जुमले में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई। जुमला अगर आप पिक करो, कहता है टैक्स बोलता है हकीकी प्रॉफिट को टैक्स करो, आर्टिफिशियल प्रॉफिट को टैक्स ना करो। मतलब रियल प्रॉफिट्स आर टैक्सेबल, नोशनल प्रॉफिट्स आर। अगर सुनो, अगर तुमने आज एसेट को रीवैल्यू कर दिया है तो तुम उस रीवैल्यूएशन गेन को अगर इनकम मान भी लो तो कल तुम एक्सेस डेप्शन चार्ज कर करके उस गेन को खुद ही खा जाओगे। नेट इफेक्ट क्या होगा, जीरो। ये नोशनल वैल्यू होगी। अगर तुमने आज एसेट को इंपेयर करके लॉस चार्ज कर दिया है तो तुम कल कम डेप्शन चार्ज करके उस लॉस को कंपनसेट कर ही दोगे ना बेटा। इसका मतलब क्या है, बात अल्टीमेटली एंड रिजल्ट इज सेम या नहीं। टोटल एक्सपेंस तो लॉन्ग रन में, एक पीरियड में नहीं बल्कि मल्टीपल पीरियड्स में इफेक्ट हो ही जाएगा। तो लॉन्ग रन में आके तुम्हारी इनकम तो क्या जाएगी, सेम हो जाएगी। इसलिए टैक्स इन चीजों को नहीं मानता। एक टैक्स कहता है रियल प्रॉफिट्स आर टैक्सेबल एंड नॉशनल प्रॉफिट्स आर नॉट टैक्सेबल, देयरफॉर गेन इन केस ऑफ अपवर्ड रिवैल्यूएशन एंड डेप्शन ऑफ एक्सेस अमाउंट आर नॉट कंसीडर्ड फॉर टैक्स पर्पस। भाई सब छोड़ दो, डेप्शन अकाउंटिंग जितनी भी होगी ना वो एड बैक होगी, बस इसमें एक्सेस का सोचो नहीं। अगर आपकी नॉर्मल डेप्शन 10 रुपए अकाउंटिंग में और आपने चार्ज कर दी है 12 रुपए रिवैल्यू करें तो आप 12 ही एड बैक कराओगे। अकाउंटिंग डेप्शन अलाउ ही नहीं है। चलिए आप कैसे कह रहे हैं अभी बताते हैं आप। लॉस इन केस ऑफ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन इज नॉट अलाउड एज रिडक्शन ऑफ टैक्स पर्पस। रिडक्शन मतलब एक्सपेंस। तो लॉस जो रिवैल्यूएशन लॉस है, इम्पेयरमेंट लॉस है, वो टैक्स के लिहाज से लॉस नहीं है। तो अगर आपने लेस किया हुआ है अपनी इनकम में से तो टैक्सेबल इनकम को कन्वर्ट करने के लिए क्या करवा दो, उसको एड बैक करवा दो। कैश फ्लो पढ़ के एड बैक लेस करना तो सीख चुका मेरे ख्याल से। चलो एक एडवांटेज हुआ कैश फ्लो पढ़ने का। रूल बेटा आप टेंशन ना लो, मैं इनको खाली बातों में समझा रहा हूँ, आप सीख जाओगे, फिक्र नहीं करो। आज एक बंदा नहीं आया तुम्हारा, तीसरा वो आराम से घर बैठा हुआ। रूल्स फॉर डिडक्शंस एडमिसिबल एंड, आवाज नहीं आ रही बेटा, यानी ये बड़ा मशहूर सेक्शन है, इसको बोलते हैं सेक्शन 20 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। क्या बेटा सर क्या है सेक्शन 20? सेक्शन 20 एक गाइडलाइन है, सेक्शन 20 एक रूल है जिसके तहत आप अपने इनकम फ्रॉम बिजनेस के अगेंस्ट एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो। अक्सर लोग इसको गलत समझते हैं। क्या सेक्शन, सुनिएगा जरा भाई बात को, क्या सेक्शन 20 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की तरह 15A सेक्शन की तरह लिस्ट दे रहा है एक्सपेंसेस की, कौन से एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो? नो सर, नो सर, नो सर, 15A की तरह नहीं है ये 15A की तरह नहीं है। फिर बोलता हूँ ये सिर्फ गाइडलाइन है। यहां हमें एक्सपेंसेस की फहरिस्त नहीं मिली कि हाँ भाई अगर प्रॉपर्टी टैक्स है तो मैं लेस करूं या ना करूं, इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो मैं लेस करूं या ना करूं, लिस्ट में तो लेस करूं, नहीं है तो ना करूं, वैसा नहीं, गाइडलाइन है। मतलब रूल बता दिया, अगर आपका एक्सपेंस जो है वो उस रूल के हिसाब से है आप क्लेम कर लें। वो बोलता है बुनियादी बात, हर वो एक्सपेंस जो होली एंड एक्सक्लूसिवली क्या इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाने के लिए खर्च हुआ है वो आपके बिजनेस का एक्सपेंस। बहुत आसान है, तो मुश्किल बात है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड खर्च के बगैर आप सेल कर सकते हो? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का कहीं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखा हुआ नहीं मिल रहा, कहीं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखा हुआ नहीं मिल रहा। तो मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड खर्च किए बगैर, इन्वेंट्री खरीदे बगैर आप बिजनेस कर सकते हो? तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को मानोगे ना, होली है गुड्स क्या खुद ही बिक गई, कस्टमर आए उठा के ले गए, डब्बे में पैसे डाल के चले गए। एक एम्प्लॉयज रखे थे आप, एम्प्लॉयज की सैलरी, जगह का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, प्रॉपर्टी का टैक्स, अब जगह आपकी अपनी है, अगर नहीं है तो रेंट, प्रॉपर्टी की डेप्रिसिएशन वगैरह वगैरह, इस तरह के आइटम। क्या ये आपका क्या ये सारे काम किए बगैर आप ये प्रॉफिट कमा सकते थे? नहीं। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट ना करते तो नए कस्टमर नहीं आते, सेल में इजाफा नहीं होता, तो एडवर्टाइजमेंट क्यों हो रही है?
एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए कमीशन भी फिक्स कर दिया उनका कि भाई तुम बेचो, परफॉर्म करो, तुम्हें हम कमीशन देंगे। तो कमीशन मिलने से वो ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, ज्यादा सेल जनरेट कर रहे हैं, तो क्या आप उस कमीशन को एक्सपेंस नहीं मानेंगे? फिर जब इतनी सेल हो रही है तो बैड डेट भी हो रही है, तो बैड डेट का रिस्क लिए बगैर क्या आप गुड्स बेच सकते हैं? तो समझ जाए, मतलब तकरीबन इसका मतलब आसान लफ्जों में अकाउंटिंग के लिहाज से जितने भी एक्सपेंसेस हम चार्ज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो सारे हमारे बिजनेस के एक्सपेंस है। सब इख्तलाफ कहाँ हुआ? ये बात है, आप समझने वाली बात। तो सेक्शन 20 गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है किस चीज की, कि कौन कौन से एक्सपेंस क्लेम किया सकते हैं। लिस्ट नहीं दे रहा, लेकिन अब लिस्ट आएगी सेक्शन नंबर 21 में। आवाज नहीं आ रही, क्या आएगी? यानी समझेगा मेरी बात को, अगर आपने पिक कर लिया, आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस का सेंस बन जाएगा और आपके लिए पेपर सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अगर एक एक्सपेंस होली एंड एक्सक्लूसिवली इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाने के लिए खर्च हुआ है और वो सेक्शन 20 की गाइडलाइन में पूरा उतरता है, तो फिर वो आपका एक्सपेंस है। लेकिन आपको सिर्फ इतना ही देखना, आपको अगले सेक्शन पे जाना है। कौन सा सेक्शन? 21 लिस्ट है। 21 क्या है? लिस्ट है उन एक्सपेंसेस की जो आप इनकम फ्रॉम बिजनेस के अगेंस्ट क्लेम नहीं कर सकते। तो किसी भी एक्सपेंस को क्लेम करने के लिए आपको एक बात नहीं, दो बातें देखने की जरूरत है। क्या वो सेक्शन 20 की गाइडलाइन पे पूरा उतरता है? यस, तो आप दिल कर रहा है ये मेरा एक्सपेंस। लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है कि उसको एक्सपेंस के तौर पर क्लेम करना मना हो? कहां पर? सेक्शन। अगर मना है तो मिसाल के तौर पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सर है बिजनेस का एक्सपेंस है, डेटर बिजनेस का है, प्रोविजन भी उस पर बना है, तो ठीक है, आपने बैरल डेबिट कर दिया, प्रोविजन क्रेडिट कर दिया, एक्सपेंस चार्ज कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेक्शन 21 में जाएंगे, मना करेगा, बोलेगा बैड डेट प्रोविजन बेस पे अलाउ नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? तो यहां पर एक्सपेंस के होली एंड एक्सक्लूसिवली इनकम फ्रॉम बिजनेस होने के बावजूद भी क्या करना पड़ेगा? उसको डिस अलाउ, एड बैक। तो समझ पा रहे हैं बात या नहीं? तो आइए सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि फिर सुने, क्या सेक्शन 20 किसी एक्सपेंस की या एडमिसिबल एक्सपेंस की लिस्ट है सेक्शन 15A की तरह? 15 है, सबको याद है ना भाई? व्हाट इज 15A? एक्सपेंसेस जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हम क्लेम करते हैं। Section 20 of the ordinance deals with the deductions which are admissible against taxable business income. Section 20 does not provide but provides a guideline for the allowability of expenditure incurred by the taxpayer. मतलब एक्सपेंस क्लेम करने से पहले आप क्या क्या देखें, ठीक है जी? तो नंबर 1, सेक्शन 20 की समरी आपके सामने। रिडक्शंस इन कंप्यूटिंग, सर ये एक्सपेंसेस तो हम ऑलरेडी क्लेम कर चुके होंगे ना अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालते हो, तो क्लेम कर चुके तो फिर इनडायरेक्ट वे यूज करें कि अगर एक्सपेंस सेक्शन 20 के मुताबिक है और 21 में मौजूद नहीं है तो क्लेम एड बैक ना करें, और अगर सेक्शन 20 की गाइडलाइन के मुताबिक ही नहीं है क्या करें? उस एक्सपेंस क्या जो क्लेम होना है क्या कर दें? उसको रिवर्स कर दें। तो समझ पा रहे हैं बात या नहीं? अच्छा जी, नंबर 1 तवज्जो दरकार है यार, अब इस इधर है ना कुछ बातें ऐसी आएंगी बेहतरीन किस्म। नंबर 1, डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर incurred by the person in the year wholly and पहला क्राइटेरिया, अगर आपका वो जो एक्सपेंस है वो होली एंड एक्सक्लूसिवली किसके लिए? इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए, तो आप उसको क्लेम करें। लेकिन साथ साथ सेक्शन 21 को भी देखें, मतलब भाई पहली लाइन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होली एक्सक्लूसिवली है, सैलरी होली एक्सक्लूसिव, रेंट, उसके बाद अगर लोन लेके बिजनेस किया है तो इंटरेस्ट, लोन लेता बिजनेस कैसे करता, और लोन लेने के लिए मुझे इंटरेस्ट कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही। तो लोन अगर लिया है बिजनेस के लिए, देखो ये होली एक्सक्लूसिव समझा रहा हूं मैं, लोन अगर लिया है बिजनेस के लिए तो इंटरेस्ट कॉस्ट आपका बिजनेस एक्सपेंस। आवाज ही नहीं आ रही है। और सर लोन लेकर क्या किया? सर लोन लेके ये क्या? सर 20 लाख का लोन लिया, 8 लाख मैंने खुद अपने ऊपर खर्च कर दिया, मैं घूम फिर कर आ गया बाहर से, 12 लाख मैंने लगा दिया बिजनेस।
अब क्या हुआ सर? अब यहाँ पर जो 20 लाख पर टोटल इंटरेस्ट बनेगा वो सारा एक्सपेंस नहीं है। ये कौन सा वाला कॉन्सेप्ट है? अपोर्शनमेंट वाला। तो मतलब पहली लाइन ये बोलना चाह रही है एक्सपेंस उतना क्लेम करो जितना होली बिलोंग करता है किससे? होल एक्सपेंस की बात नहीं बोल रहा, होली जितना एक्सपेंस बिजनेस से बिलोंग करता है उतना क्लेम करो, उसमें किसी और पर्पस वाला एक्सपेंस क्लेम मत कर लेना। पॉइंट नंबर 1, समझ रहे बात या नहीं बेटा? अच्छा, उसके बाद 1A ये आप पढ़े और आप इंजॉय करें ऑर्डिनेंस की लैंग्वेज को, और आप पढ़ के मुझे समझना है सर ये क्या है। बाउंसर 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 बाउंसर, पढ़ गया बाउंसर? चले हो के ना, आसान है बहुत, देखिएगा। हाँ भाई, मिसाल के तौर पर फर्ज करिएगा खिदर चला रहा है गधा गाड़ी, तो गधा बंधा हुआ है। यार ये क्या बात है? जो गधा बंधा हुआ है जिसको चला रहा है, मैंने कुछ नहीं बोलना भाई। हाँ, गधा बंधा, भाई आप क्यों बात को बढ़ा रहे हो यार? जो गधा बंधा हुआ है जिसको खिदर चला रहा है, क्या वो गधा स्टॉक इन ट्रेड है? लेकिन अगर खिजर एक और बिजनेस करता है, इसमें गधों का फॉर्म चलाता है, जैसे कैटल फॉर्म होता है। यार बात तो समझाने दो यार। अगर जैसा कैटल फॉर्म होता है, इस तरह गधों का फॉर्म भी होता है। गधों की अफजाइश की जाती है वहां पर, फिर उनको बड़ा करके पाल पोस के आगे बेचा जाता है, ताकि गधा गाड़ी वाले ले सकें और गधे काम आ सके। अरे यार आप हंस रहे हो मेरी बात को यार। यार आप बात समझे प्लीज। तो आप क्यों इस तरह कर रहे हो यार? गलत बात है। तो अगर अगर एक तरफ है गधों का फॉर्म, एक तरफ है गधा गाड़ी पे बंधा हुआ गधा, तो जो गधों के फॉर्म में गधे पड़े हैं वो स्टॉक इन ट्रेड है। यस और नो बोले? तो कहता है वेयर एनिमल्स है व्हिच हैव बीन यूज्ड अदर फॉर बिजनेस पर्पस। देखो वो जो गधों के फॉर्म में गधे हैं वो भी बिजनेस पर्पस के लिए हैं, और जो गधा गाड़ी पे गधा बंधा हुआ है वो भी तो बिजनेस पर्पस के लिए है। नहीं, ड्राइविंग हुनर है तो गधा चलाना भी तो हुनर है यार। क्या समझते हो तुम? ब्रेक भी होता है और एक्सीलरेटर भी होता है, ऐसे निकलता है गधा से। ठीक है जी, ठीक है। तो वो गधे जो बंधे में हैं, वो गधे जो गधों के फॉर्म में पड़े हैं वो भी बिजनेस पर्पस के लिए, और वो गधा जो गधा गाड़ी पे बंधा हुआ वो भी बिजनेस पर्पस। फर्क क्या हुआ? वो स्टॉक इन ट्रेड है, ये स्टॉक इन, ये बेचने के लिए नहीं, ये इस्तेमाल करने के लिए। तो पहली लाइन क्या कहती है? तो पहली लाइन क्या कहती है? वेयर एनिमल्स व्हिच हैव बीन यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस अदरवाइज देन एन। तो ये फॉर्म में पड़े हुए गधों की बात कर रहा है या गधा गाड़ी में बंधे हुए गधे की बात कर रहा है? गधा गाड़ी में बंधा हुआ गधा जो इस्तेमाल हो अदरवाइज स्टॉक इन ट्रेड। तो अगर एक गधे वाला साल का 6 लाख रुपए प्रॉफिट कमा लेता है, दिखाऊं बेटा? गधा गाड़ी के घर में, उसके घर में जो फैसिलिटीज लगी है ना, तो तुम्हारे पास भी नहीं होंगी। डिश एंटीना भी लगाया हुआ है उसने, ठीक है। एसी तो वैसे लग जाता है, मसला नहीं है, खरीदने का मसला होता है, लगाने का मसला ही नहीं हमारे यहाँ पर, ठीक है ना? तो आपको यकीन नहीं आएगा लेकिन है ऐसा। तो अब वो गधा जो है वो उसके लिए बिल्कुल ऐसे है जैसे अगर वो गद्दा गाड़ी नहीं चलाता तो वो क्या करता? कोई सुजुकी चलाता, लोडर गाड़ी चलाता, है ना? तो मतलब गधा इज जस्ट लाइक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। लेकिन सवाल क्या है? आप गधे पे चार्ज
क्या गधे पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी? सवाल ये कितने % से होगी? ओके ना प्लीज। तो लॉ कहता है नो, गधे के साथ मजाक नहीं। नो डेप्रिसिएशन, गधा इज नॉट सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन एज पर टैक्स लॉ। ये आपने सोचना अकाउंटिंग में है या नहीं वो अलग मसला, वो फिर कभी आपसे बात हो जाएगी। सुन तो लो यार। तो एक दिन गधा जब दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते ही रुक गया। गधा वैसे अचानक से रुक जाता है। वो रुकना अलग होता है, ठीक है जी। तो गधा गाड़ी को पानी से मत गुजारे, वरना गधा पानी में पहले रुकेगा। चले बाहर जाने में आएगा, ठीक है। तो गधा रुक गया है। अब रुकने का मतलब क्या है? गधा दुनिया में फानी से कूच कर चुका है। या दूसरा ऑप्शन क्या है? और बिकम परमानेंटली, गधे ने आगे चलने से इनकार कर दिया, बोला रिटायरमेंट। यहां पर आकर रिटायरमेंट, 60 साल का हो गया मैं। दो बातें होगी ना, रिटायरमेंट मतलब दो बातें होंगी, या तो गधा रिटायरमेंट से पहले परमानेंट रिटायर हो गया, या उसने खुद बोल लिया नहीं भाई इससे ज्यादा काम नहीं हो सकता, ठीक है जी। वहीं वो रुक गया, बस वो बेहोश। गधा पंचर हो गया, ये गधे पंचर करवा रहे, फिर गधे की पंचर शॉप पे खोलोगे तो है। बहरहाल बेटा, बहरहाल आप लोग बात को आगे बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा? क्योंकि गधा जितने साल से आप इस्तेमाल कर रहे थे, अदरवाइज देन स्टॉक इन ट्रेड फॉर व्हाट, बिजनेस पर्पस के लिए, तो आप उसकी कोई डेप्शन तो क्लेम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यूज तो कर रहे थे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वगैरह। तो फिर अब क्या है? अब लॉ कहता है कि अब जो गधे की जो कॉस्ट है ना, वो आप उस साल एक्सपेंस क्लेम करें जिस साल वो या तो दुनिया फानी से कूच कर जाए या यूजलेस हो जाए, विच एवर इज अर्लियर। यूजलेस पहले हुआ, दुनिया फानी से बाद में गया, तो क्लेम कहाँ करेंगे? टैक्स ईयर 2022 में यूजलेस हुआ, 24 में दुनिया फानी से रुखसत हो गया, तो गधे की कॉस्ट एक्सपेंस कहाँ बनी? 22, ठीक है। तो कहता क्या है? द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट टू द टैक्स पेयर ऑफ द एनिमल एंड द अमाउंट इफ एनी रियलाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ द कार काजेस ऑफ एनिमल्स। आसान लफ्जों में बोलना चाह रहा है कि अगर गधा रिटायर हो गया है और आपने उसको मुस्तकिल रिटायर करने का सोचा है, छुरी के नीचे लाने का सोचा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उसको पीसेस में, कार कैसेस कहते हैं, जिसे आप बोलते हैं ना चिकन को 4 हिस्सों में आप तोड़ते, 4 पीस, क्वार्टर पीस, इस तरह अगर बड़े वाले जानवर का भी 4 पीस बनाए तो क्या बोलेंगे उसको? कारकैसेस। आपने उसको जबा करके उसका सामान, गुर्दे दिल वगैरह वो बेच दिए, उसके गुर्दे दिल जो भी उसका क्या कहते हैं सामान जहां जहां बिक सकता था, खाल चाइना बेच दी, गोश्त आपने जहां बोला आपने वहां बेच दिया। तो जाहिर सी बात है ये सब होकर आपको कुछ रिकवर हुआ ना। तो मिसाल के तौर पे गधा था लाख रुपए का, मरने के बाद हो गया 1.25 लाख का। तो अगर मरने के बाद 1.25 लाख का हो गया, फिर तो आपको लॉस थोड़ी हुआ, गेन हो गया। इनकम फ्रॉम बिजनेस ऐड कर, गधा मरते मरते भी क्या कर गया? प्रॉफिट दे गया। हाँ, लेकिन अगर मामला ऐसा है कि अगर गधा आपने खरीदा था 1 लाख रुपए का, बिका वो कितने का? उसका सामान जो बिका कितने का बिका? 80,000 रुपए का। तो अब आप इस केस में एक्सपेंस कितना क्लेम करेंगे? 20,000। इसका मतलब देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इफ एनिमल्स आर यूज्ड, अदरवाइज देन, समझ नहीं बात? इस कॉन्सेप्ट को ब्रॉड करने से गधे के ऊपर बात थोड़ी, वो उसको यकीन नहीं आ रहा गधा गाड़ी वाले की भी इनकम होती है, इनकम होती है, वो टैक्स देता नहीं है, मसला ही। उसको बोल देंगे टैक्स तो वो तो गधा गाड़ी वाला है, फिर मानेगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन इतनी आमदनी की गुंजाइश बनती है, 4 लाख का स्लेब क्रॉस करके, तो बताया, एक बात बताओ,
4 लाख कब डिवाइड करो किससे? 12 से। आप बोलना चाह रहे हो गधा गाड़ी वाला जो ना वो महीने के 33,000 भी नहीं कमा रहा। जिस दौर से हम गुजर ना बेटा, बड़ा मुश्किल टाइम, 20 अगर इतने भी नहीं कमा रहा तो मान लेते हैं अगर किसी का क्रॉस कर जाता है वो टैक्स नहीं देता प्रैक्टिकली, लेकिन हम तो टैक्स लॉ के साथ एनालाइज करेंगे। लेकिन इसको और प्रैक्टिकल बनाते हैं क्योंकि ये आपको एग्जाम्पल मजा में तो मतलब अच्छी लग रही है, लेकिन वो प्रैक्टिकल साइड इसकी नहीं दिख रही इतनी, क्योंकि गधा गाड़ी वाला टैक्स मिलता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल है अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठेकेदार हैं, आपने 10-12 गधे पाले हुए, नहीं दिखा? नहीं भाई, हैदराबाद में या मुख्तलिफ शहरों में ऐसे इलाके हैं जहां पर मलबा उठाने के लिए सिर्फ गधा ही जा सकता है। तो आपने ट्रेन गधे देखे होंगे 10-12, जो एक मकान टूट रहा है उसका मलबा ला रहे हैं, वो उनको पता है लाना है और कहाँ रुकना है, खुद ही आ रहे हैं और खुद ही जा रहे हैं। नहीं देखा आपने? अगर आपने देखा हो तो अलग बात। भाई मेरी बात सुन लो यार तरफ, तो मतलब बताइए जरा, ये तो गधे इस्तेमाल हो रहे हैं मलबा उठाने के काम के लिए, तो बताओ बेटा किस काम आ रहे हैं? ये इनकम फ्रॉम बिजनेस जनरेट करने काम आ रहा है, अदरवाइज स्टॉक एंड ट्रेड इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अभी तो ये तो बिल्डर है, ये तो क्या है, ठेकेदार है, इसके पास तो इनकम होगी, तो ये गधों की डेप्शन क्लेम करेगा? नहीं। जब गधे इसके लिए क्या हो जाएंगे, यूजलेस या डेड, तो फिर ये इनकी कॉस्ट क्लेम करेगा। कैसे? इनमें से जो रिकवर हुआ उसको लेस करके। अच्छा दूसरा सिनेरियो बना रहे हैं, कोई बड़ी बात ही नहीं इसके अंदर। बहुत सारी, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के एक डिपार्टमेंट से आपने सामान दूसरे डिपार्टमेंट क्या करना है, ट्रांसफर करना है। बाज़ दफा फैक्ट्री के अंदर ही फासला बहुत बड़ा होता है, ये थोड़ी है कि बंदा उठा के उसमें वो गाड़ी लगा लेते हैं। पुराने वक्तों में ऊंट गाड़ियां चलती थी, ऊंट गाड़ी, एक ऊंट गाड़ी बस सामान एक जगह से लोड करके दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर रही, तो वो जो ऊंट है वो इस्तेमाल हो रहा है बाय स्टॉक एंड ट्रेड, तो वो ऊंट की कॉस्ट क्लेम करेंगे ना या नहीं करेंगे? अच्छा और आगे आ जाए, क्लिफ्टन पे आप ऊंट पे घूम रहे हैं, घोड़े पे घूम रहे हैं, वो घोड़ा क्या कर रहा है, वो ऊंट क्या कर रहा है? स्टॉक इन ट्रेड है वो क्या, या वो इनकम सर्विस देने के काम आ रहा है? हाँ आ रहा हूँ ठीक है जी। अब मुझे आपका माइंड शिफ्ट कहीं और करवाना है, ये तो इस तरह की बहुत सारी बातें होगी। अब सबसे आसान कर लें, पोल्ट्री और डेयरी में जानवर इस्तेमाल हो रहे हैं, वो मुर्गियां जो ज़िबा होंगी वो तो खुद स्टॉक इन ट्रेड, लेकिन वो जो ज़िबा नहीं होंगी बल्कि वो खुद एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, एग्स प्रोड्यूस करेंगे, तो क्या वो क्या मुर्गियां स्टॉक इन ट्रेड है या एग्स स्टॉक इन ट्रेड है? तो मुर्गियां इस्तेमाल हो, अदरवाइज स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, इस तरह डेयरी फॉर्म में मिल्क पर्पस के लिए एनिमल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, यस और नो? तो वो एनिमल्स मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो मिल्क इन्वेंट्री हुआ ना, एनिमल्स तो इन्वेंट्री नहीं हुआ, तो वो एनिमल इस्तेमाल हुआ, अदरवाइज स्टॉक इन ट्रेड। तो मतलब इस तरह के बिजनेस की बात हो रही, समझ में आ गई बात या नहीं? चले जू वाली बात भी ऐसी, where animals which have been used for otherwise than stock in trade and have died or become for such purpose, the difference between the actual cost to the taxpayer of the animals and the amount if any realized in respect of the carcasses or animals। दो केस होते हैं डेयरी फार्म के अंदर, ये होता है कि जब वो मिल्क देना बंद करती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं। वो भैंस आपने क्या कर दी, आगे बेच दी, बेच कर पैसे मिल गए, लेकिन वो पैसे कम मिले ना, खरीदी 1.5 लाख रुपए की, बेची कितने की, 80,000 की, डिफरेंस क्या हुआ, 70,000 की आपका एक्सपेंस। तो अगर आप डेयरी फार्मिंग वालों के लिए क्या कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपको एक्सपेंस का क्लेम करना है। वो आप बोलेंगे अकाउंटिंग में क्या ट्रीटमेंट है इसका, उसका ट्रीटमेंट अकाउंटिंग में आपको सीखना पड़ेगा, एग्रीकल्चर पढ़ के। तो सर क्या अगर ये डेयरी फार्मिंग वाला जानवर जो अकाउंटिंग में वहां भी वो डेप्रिशिएट होता है, आंसर इसमें वहां भी वो डेप्रिशिएट नहीं होता, तो अकाउंटिंग में भी डेप्रिशिएट नहीं होता। कौन सा वाला जानवर जो वहां पर IAS 41 में फॉल करता है। लेकिन जो मैंने दूसरी एग्जांपल दी ना, कौन सी वाली, गधा गाड़ी वाली, ऊंट गाड़ी वाली, ये डेयरी फार्मिंग में इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये फार्मिंग में नहीं आया, ये एग्रीकल्चर में नहीं आया, ये अकाउंटिंग में ये वाला गधा और वो वाला ऊंट या क्लिफ्टन वाला घोड़ा, ये सब क्या होंगे, सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन।
ये आगे की बातें फिर आप वहां करेंगे, ठीक है ना। टैक्स के लिहाज से कंक्लूजन, टैक्स के लिहाज से दोनों सूरतों में डेप्रिशिएट नहीं होगा, टैक्स के लिहाज से दोनों सूरतों में डेप्रिशिएट नहीं होगा। चलिए जी सर, मशीनरी का दौर आ गया, अब हमने जानवर इस्तेमाल करना बंद कर दिया, ठीक है भाई, जानवरों को किस तरह रिप्लेस कर दिया, मशीन में। आ जाओ, मशीन को तो आप यूज कर रहे हैं, उस पर क्या चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन। तो पॉइंट नंबर 2 आ गया आपके पास, वेयर द expenditure is incurred for the business purpose clear in acquiring a depreciable asset or with useful life of more than or is a pre-commencement expenditure। ये आगे आएगा, तफसील में बताऊंगा। The person must, अगर वो depreciable asset क्या करें, उसको depreciate करें, अगर intangible asset है तो क्या करें, amortize करें, amortize the expenditure in accordance with the ordinance, यानी उसकी जो भी डेप्शन क्लेम होगी, जो भी अमोर्टाइजेशन क्लेम होगी, वो आपकी अकाउंटिंग वाली नहीं होगी। तो सेक्शन 20 ने खुद बोल दिया, इनडायरेक्टली बोल दिया, चुपचाप बोल दिया, अकाउंटिंग वाली डेप्शन लाओ नहीं, उसको क्या करवा दो, एडबैक करवा दो, और उसके बदले क्लेम करो कौन सी डेप्शन, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वाली। उसके बाद where any expenditure is incurred by a amalgamated company on legal and financial advisory services and other administrative costs relating to planning and implementation of amalgamation reduction shall be allowed for such expenditure। ये आपके पॉइंट आपके ऊपर अप्लाई नहीं था, लेकिन फिर भी समझा, छोटा सा पॉइंट, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं। दो कंपनी से क्या हो गया बेटा, मर्जर, कंपनी ए और कंपनी मर्ज हो गए, क्या बन गई, ए लिमिटेड बी लिमिटेड ज्वाइंट वेंचर में। ज्वाइंट वेंचर में आपकी एंटिटी मौजूद है बतौर पर्सन, ज्वाइंट वेंचर में मेंबर तो होगा ना, यहाँ तो मेंबर ही खत्म हो गया ना, ए लिमिटेड कंपनी है ही नहीं, बी लिमिटेड कंपनी नहीं है, मतलब अब तीसरी कंपनी, यानी मतलब दोनों मिलकर एक पर्सन हो गए, बैक पर अब ए लिमिटेड खत्म, बैक पर बी लिमिटेड भी खत्म, तो अब क्या बन गए, ए बी लिमिटेड। तो अब ये जो ए लिमिटेड कंपनी थी और जो बी लिमिटेड थी, क्या हो गई, मिलकर एक कंपनी बन गई, इसको बोलेंगे अमालगामेटिंग कंपनी, इसको बोलेंगे अमालगामेटिंग, अमालगामेटिंग जो अमालगामेट हो रही है, और जो नई कंपनी बनी है मिलकर, क्या बोलेंगे उसको, अमालगामेटेड कंपनी, क्या बोलेंगे। अब मसला ये आ रहा है, अमालगामेशन पे खर्चा किसने किया है, इन्होंने, ये लॉ की नजरों में अलग पर्सन है, और यहां फॉर्म हो गई नई कंपनी, ये लॉ की नजरों में अलग पर्सन, तो खर्चा किसी और ने किया है, क्लेम कोई और करेगा, ऐसा जनरली लॉ में अलाउ नहीं। तो ये स्पेशल सेक्शन डाल दिया कि जो अमालगामेशन के एक्सपेंसेस हैं वो कौन सी कंपनी क्लेम कर सकती है, अमालगामेटेड कंपनी, अमालगामेट होने के बाद वाली। ये स्पेशल पॉइंट है, आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता। उसके बाद सेक्शन, आवाज नहीं आ रही है, सेक्शन 21 प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ रिडक्शन व्हिच आर नॉट एडमिसिबल फॉर, अभी पढ़ना है हमने, हमारा चैप्टर 13 चैप्टर 14 पूरा सेक्शन 21 है भाई। ये सिर्फ क्या है, इंट्रोडक्शन है किसका, चैप्टर सेक्शन 21 का। तो वो तो चाहिए जरा क्विक, ताकि बात मेरी मुकम्मल हो जाए। सेक्शन 21 प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ डिडक्शंस व्हिच आर, बेटा एक्टिवली पढ़ना है इसको, व्हिच आर नॉट एडमिसिबल फॉर टैक्स पर्पस। यानी मैं क्या बोल रहा हूं, सेक्शन 21 उन एक्सपेंसेस की लिस्ट बता रहा है, भले वो सेक्शन 20 की गाइडलाइन पूरे उतर जाएं, भले वो होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पस हो, लेकिन अगर वो सेक्शन 21 में मेंशन हो तो फिर हमको क्लेम नहीं कर सकते, और अगर वो चार्ज हुए में अकाउंटिंग में तो क्या करेंगे, उसको आप एड बैक करवा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कहा सेक्शन 21 की एग्जाम्पल, पेनल्टी पेड फॉर द वायलेशन ऑफ एनी लॉ, आपने कोई कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए क्या किया है, पेनल्टी पे की, रूल या रेगुलेशन, क्या मतलब, कंपनी लॉ की खिलाफ वर्जी करने की बिना पर आपके ऊपर एससीसीपी ने क्या लगाया, फाइन या पेनल्टी। तो क्या ये पेनल्टी बतौर कंपनी अंडर वायलेशन ऑफ लॉ है, यस। ये आपने इसकी एंट्री का बनाई, फाइन या पेनल्टी, एक्सपेंस डेबिट, पेएबल ये कैश या बैंक क्रेडिट, अकाउंटिंग में एक्सपेंस बन गया, टैक्स में एक्सपेंस नहीं है, एड बैक कराओ, शाबाश। क्योंकि जो फाइन या पेनल्टी वायलेशन ऑफ लॉ में आएगी वो एक्सपेंस नहीं।
एक सीए फर्म पर आई कैप ने पेनल्टी लगाई कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो ना करने की बिना। तो आई कैप की रेगुलेशन फॉलो नहीं की किसने? सीए फर्म ने, जो आई कैप के मातहत आती है। तो आई कैप फाइन या पेनल्टी लगा सकता है, पता है आपको इस बात का? तो वो फाइन या पेनल्टी उस सीए फर्म के लिए एक्सपेंस नहीं है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं। पैमरा, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, पैमरा ने टीवी चैनल पर पेनल्टी लगाई। क्यों? रेगुलेशन फॉलो ना करने की बिना। क्या वो पेनल्टी या फाइन उस टीवी चैनल की इनकम के अगेंस्ट एक्सपेंस बन जाएगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि वो पेनल्टी अंडर वायलेशन ऑफ लॉ है। सर, हमारा पिज्जा हट का डिलीवरी बॉय है, वो ओवर स्पीड करते जा रहा है, चालान हो गया। तो चालान उसने पे किया, कंपनी ने वो क्या कर दिया? रीइंबर्स कर दिया। तो क्या वो चालान कंपनी का एक्सपेंस है? नो, वो अंडर वायलेशन ऑफ लॉ। तो फिर वो फाइन या पेनल्टी जो वायलेशन ऑफ लॉ ना हो, उनको आप एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। आप बोलेंगे वो कौन से हैं? जैसे मिसाल के तौर आज इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने की आखिरी तारीख है। अगर ये तारीख निकल जाएगी तो आज आपका बिल जो है फिर 1000 रुपए से बढ़ जाएगा, 500 रुपए से बढ़ जाएगा। तो कल जब पे करेंगे तो क्या होगा? 500 रुपए। इसको बोलते हैं डिफॉल्ट सरचार्ज। ये कोई वायलेशन ऑफ लॉ नहीं है। कॉन्ट्रेक्चुअल फाइन्स एंड डैमेजेस, किसी कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब जो फाइन एंड डैमेज पे करते हैं वो आपका आपस का कॉन्ट्रैक्ट है। वो फाइन या पेनल्टी आपके बिजनेस का क्या बनेगा? एक्सपेंस बनेगा, क्योंकि वो वायलेशन ऑफ लॉ में फॉल नहीं करता। तो फिर जरा देख लें। सेक्शन 21 provides list of reduction which are not admissible for tax purpose. Penalty paid for violation of any law, rules, regulation is not admissible for tax purpose, even though वाले अकाउंट में एक्सपेंस बनाओ। क्या कर दें? कोई जल्दी खत्म करना है मैंने। There may be a situation where an expense has been charged in the accounts, but the same is not admissible for tax purpose as per फाइन पेनल्टी आपके सामने आ गई। और एनी अदर प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस, इन दिस केस एक्सपेंडिचर नीड्स टू बी एडेड बैक। भाई समझ रहे हैं सब लोग? आप कोई मुश्किल बात नहीं है कोई इसके अंदर। इन अकाउंटिंग प्रॉफिट व्हाइल डिटरमाइनिंग टैक्सेबल इनकम, एग्जांपल सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू बी पेड थ्रू, हम पढ़ेंगे एम्प्लॉय की अगर पर मंथ सैलरी, एम्प्लॉय की अगर पर मंथ सैलरी जो आप पे करते हो, अगर वो 25,000 का अमाउंट आएगा मेरे ख्याल से गालिबन आज, उससे अगर क्या है ज्यादा है तो वो आपको क्रॉस चेक के थ्रू पे करना। कैसे करना? अगर उसको आपने लिफाफे में एनवेलप में दे दी सैलरी, तो लॉ कहता है वो सैलरी है वो होली एंड एक्सक्लूसिवली इनकम फ्रॉम बिजनेस जनरेट करने के लिए भी, लेकिन इस तरह इस मोड में सैलरी पे करना एक्सपेंस को वेरीफाई नहीं करता, लिहाजा अलाउ नहीं। तो इसका मतलब सैलरी के अमाउंट पर एक लिमिट आएगी आगे आपके सामने। क्योंकि किसी एम्प्लॉय की मंथली सैलरी उस लिमिट से ज्यादा है और आपने उसको कैश दे दिया, हार्ड कैश दे दिया, डायरेक्ट उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन बिजनेस के अकाउंट से नहीं, तो मसला होगा। 12 उसके बाद salary of an employee is required to be paid through banking channel if it exceeds the specified amount per month and if paid in cash would become, तो आपने तो सैलरी पूरी चार्ज की भी एक्सपेंस तौर पर, लेकिन अगर कोई पोर्शन जो है वो कैश फॉर्म में पे हुआ है और वो उस अमाउंट से भी क्या है ज्यादा है, जो लिमिट है जिसको कैश में पे करना अलाउ नहीं था, तो आप शराफत से एक्सपेंस को एड बैक करवा दो, ये आपके ऊपर सजा लगा दी गई। क्यों? तुमने बैंकिंग चैनल फॉलो नहीं किया। There may be where an income has been credited in the accounts but taxable due to but not taxable due to exemption provided in the tax laws. This needs to be deducted from the accounting profit. तो अगर एक इनकम आपके प्रॉफिट का पार्ट है लेकिन लॉ के लिहाज से क्या है एग्जेम्प्ट है, क्या करते हैं आप उसको अपनी इनकम में से लेस कर। उसके बाद इन certain cases an amount may have same treatment for accounting purpose as well as for जैसे rent paid, इस तरह सैलरी एक्सपेंस है अकाउंटिंग में, वैसे सैलरी एक्सपेंस है टैक्स में, जैसे रेंट एक्सपेंस है अकाउंट में, वैसे रेंट एक्सपेंस है टैक्स में, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंटिंग में एक्सपेंस है वैसे। तो अगर आपने कोई ऐसा मामला नहीं किया कि आपने रेंट बैंक की चैनल के थ्रू पे ना किया हो, या
रेंट पे करते वक्त आप विद होल्डिंग एजेंट थे और आपने टैक्स विद होल्ड, तो फिर वो रेंट आपको डिसअलाउ हो जाएगा। इस तरह सैलरी अगर एम्प्लॉय को आप पे कर रहे हैं जो कि साल की 6 लाख से क्या है ज्यादा है, पर मंथ 50,000 से ज्यादा है, आवाज नहीं आ रही बेटा, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी आपका करें टैक्स विद होल्ड करें। अगर आप टैक्स विद होल्ड ना करें तो विद होल्ड ना करने की बिना पर एक्सपेंस होली एंड एक्सक्लूसिवली होने के बावजूद भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो कहता है कुछ एक्सपेंस जैसे अकाउंटिंग में एक्सपेंस होते हैं वैसे, तो अगर वो जैसा अकाउंटिंग में है वैसे टैक्स में है, आप उनको कुछ ना करें, उनको चार्ज ही रहने दें। लेकिन पढ़िए जरा बात क्या लिखी हुई, रेंट पेड फॉर द बिजनेस प्रीमिसेस थ्रू इज एडमिसिबल रिडक्शन बट नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड एज द सेम हैज ऑलरेडी बीन चार्ज इन द अकाउंट। अगर आपने रेंट पे किया है थ्रू बैंकिंग चैनल, तो जैसा वो आपका अकाउंटिंग में एक्सपेंस बना हुआ वैसा टैक्स के लिए एक्सपेंस। इसका मतलब ये हुआ रेंट के लिए भी कोई लिमिट पड़ने लगे हम आगे जाके, कि अगर वो पर मंथ रेंट उस लिमिट से क्या कर गया एक्सीड कर गया और आपने उसको पे कर दिया किस शक्ल में, कैश की शक्ल में, तो आपको वो डिसअलाउ हो सकता है। या फिर आप रेंट वाले केस में क्या है विद, और आपने टैक्स विद होल्ड किए बगैर ही वो रेंट पे कर दिया और उसको एक्सपेंस भी क्लेम कर लिया, तो सेक्शन 21 के हिसाब से वो आपका एक्सपेंस नहीं बनेगा, आपको एड बैक करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं बात या नहीं? उसके बाद there may be a timing difference despite the fact that an item has the same treatment for accounting and tax purpose। क्या मतलब बच्चे, हो सकता है एक एक्सपेंस आज टैक्स के लिए एक्सपेंस ना हो, कल एक्सपेंस बन जाए। जैसे आपने आज एंट्री बनाई बैड डेबिट प्रोविजन फॉर, कब बनाई ईयर 1 में, लॉ कह रहा है नहीं ये अब हम अभी हमारे लिए एक्सपेंस नहीं है, क्या कर दिया आपने एड बैक कर दिया। ईयर 2 में आपने एंट्री बनाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट डेटर क्रेडिट, मतलब आपने डेटर को राइट ऑफ कर दिया, तो जब आपने ईयर 2 में राइट ऑफ किया तो वो अकाउंटिंग में एक्सपेंस नहीं बना, लेकिन ईयर 2 में अब राइट ऑफ होने के बाद टैक्स के लिए क्या एक्सपेंस, तो बात क्या हुई, सेम एक्सपेंस ईयर 1 के लिए अकाउंटिंग में एक्सपेंस था, टैक्स के लिए नहीं था, तो एड बैक हो गया। और सेम एक्सपेंस ईयर 2 में टैक्स के लिए एक्सपेंस है लेकिन अकाउंटिंग के लिए एक्सपेंस नहीं है, तो वो ईयर 2 में अकाउंटिंग में से लेस नहीं हुआ वो, तो अब लेस कर दें, ईयर 2 में क्लेम कर लें, टाइमिंग डिफरेंस आ गया, मतलब एक्सपेंस के क्लेम करने की टाइमिंग में क्या आ गया, फर्क आ गया। उसके बाद तो एग्जांपल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज एन अकाउंटिंग एक्सपेंस इन ईयर व्हेन प्रोविजन इज क्रिएटेड बट अलाउबल टैक्स एक्सपेंस इन द ईयर व्हेन द सेम इज written off as per section 29. In this case this amount shall be added back in the year when provision is made and shall be deducted in the year when, समझ पा रहे हैं बात, प्रैक्टिस करेंगे इसमें मजीद। फिर एक्सपेंडिचर दो किस्म के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो सेक्शन 20 के हिसाब से है और 21 में मौजूद नहीं है, क्लेम कर लें। और अगर एक्सपेंडिचर कौन सा है, कैपिटल, जिसको हम कैपिटलाइज करते हैं, एसेट मानते हैं, तो उस एक्सपेंस को क्लेम ना करें। एनिमल परचेज किया है अदरवाइज स्टॉक इन ट्रेड, क्लेम ना करें, फिर उसकी कॉस्ट क्लेम करें। व्हीकल परचेज किया है, मशीन परचेज की है, प्लांट परचेज किया है, फैक्ट्री बिल्डिंग परचेज की है, तो ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनको कैपिटलाइज करें, इनकी कॉस्ट को एक्सपेंस मत माने, बल्कि इनके ऊपर क्या क्लेम करें, डेप्रिसिएशन, वो भी एज पर द ऑर्डिनेंस। लिखा हुआ क्या है, एन एक्सपेंडिचर विच इज allowable for tax purpose in the year in which it is charged in the account is termed as, वो एक्सपेंडिचर जो जिस साल इनकर हुआ है उसी साल ही एक्सपेंस बन जाता है, ऐसे एक्सपेंडिचर क्या बोलते हैं, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट वगैरह वगैरह। एज अगेंस्ट द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर which provide benefit to the business entity for more than 1 year and they are amortized. Tax laws provide rules for of tax deduction which are normally different from accounting concept of deduction. Therefore accounting deduction shall be added back in accounting profit and tax deduction including, इसका तस्करा पहले भी कहीं आया हुआ है, सोचे कहाँ आया हुआ है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पढ़ते हैं,
एक्सेट्रा shall be deducted from accounting profit while determining taxable profit. फिक्र ना करें, अगला चैप्टर की वहां आ जाना है इसको। कंक्लूजन ये हुआ इस बात का कि अकाउंट डेफिशिएंट जितने भी चार्ज हुई है एड बैक, और लेस क्या होगा उसके बदले। और टैक्स डेफिशिएंट दो किस्म की होती है, नॉर्मल और एबनॉर्मल, जिसको आप इनिशियल अलाउंस बोलेंगे। वो दोनों मिलाकर आप क्लेम करेंगे जब आपको क्लेम करना सीख जाएंगे। अब अगर आपने वाकई ये बातें सारी समझी हैं तो आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है। वो क्वेश्चन ये दिया गया है कि ये आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट है बिफोर टैक्स। नीचे बताई गई हैं चीजें कि कौन कौन से एक्सपेंसेस के अगेंस्ट क्या हुए हैं, चार्ज हुए हैं। अगर वो एक्सपेंस आप समझते हैं सेक्शन 20 के हिसाब से हैं, और जो अब तक आपने पढ़ा है पेनल्टी, प्रोविजन, इस तरह की बातें, उनमें से नहीं है तो रहने दें, कुछ ना करें। और अगर उनमें से है तो क्या करवा दें, उनको एड बैक करवा दें। जैसे अकाउंटिंग डेफिशिएंट एड बैक करवा दें, फाइन या पेनल्टी को एड बैक करवा दें। आवाज नहीं आ रही बेटा? तो इधर आप उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आप अपनी पहली एक्सरसाइज करेंगे अकाउंटिंग प्रॉफिट को कन्वर्ट करना किसमें, टैक्सेबल प्रॉफिट। तो कल की क्लास पे यहाँ से हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह।